हेलो स्टूडेंट, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पर आपका स्वागत करती हूं। मैं आपको कराऊंगी आज बिहार पीजीटी होम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एग्जाम हुआ था 26 अगस्त 2023 को। तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे, पार्ट 2 हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि बिहार में होम साइंस के 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन तो हम आज करेंगे और 40 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप सबको पता है कि बिहार पीजीटी में क्वेश्चन 5 ऑप्शन वाले आते हैं। कितने? 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो हम इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं। तो हम आज के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिन नामक यौगिक पाया जाता है। आपको ये बताना है कि एलिन नामक यौगिक किस में पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लहसुन में, सेकंड ऑप्शन है हल्दी में, थर्ड ऑप्शन है दालचीनी में, फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि लहसुन में। तो एलिन नामक जो यौगिक पाया जाता है ना, वो लहसुन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गार्लिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, श्रोता के वो गुण, यानी कि आपको रिसीवर के वो गुण बताने हैं जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं। वो गुण कौन से हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है सकारात्मक मनोवृत्तियां, सेकंड है सक्रिय श्रवण कौशल, थर्ड है डिकोडिंग कौशल, फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो रिसीवर होता है ना, रिसीवर के अंदर सकारात्मक मनोवृत्तियां का गुण भी होता है, सक्रिय श्रवण कौशल भी होता है और डिकोडिंग कौशल भी होता है। इस वजह ये तीनों होते हैं, इस वजह से हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जीवन स्तर को, किसको? जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? आपको ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पारिवारिक आय, यानी कि फैमिली इनकम, सेकंड ऑप्शन है हमारे परिवार का आकार, थर्ड ऑप्शन है हमारा धन एवं समय एंड फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है हमारा कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीवन स्तर जो होता है ना, पारिवारिक आय से भी प्रभावित होता है, परिवार के आकार को प्रभावित करता है और धन एवं समय को भी प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि इसमें 3 ऑप्शन तक तो गलत मतलब अलग अलग है, पर फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन है ना, वो दो हर क्वेश्चन में सेम दिए हुए हैं। कौन से? उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऊपर के तीन ऑप्शन तो सब में चेंज है, पर लास्ट के दोनों ऑप्शन सब में क्या किए हैं? सब में एक से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इससे कंफ्यूजन क्रिएट भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है, यानी कि आपको ये बताना है कि ह्यूमन रिसोर्स का कौन सा प्रकार है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ज्ञान, यानी कि नॉलेज, सेकंड है बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस, थर्ड है दृष्टिकोण एंड फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मानव संसाधन के अंदर ज्ञान, बुद्धि और दृष्टिकोण ये तीनों ही आते हैं। अब आप लोगों को मैं ये बता देती हूँ कि मानव संसाधन क्या होते हैं। मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान होते हैं, उन्हें कोई देख या छू नहीं पाता है, ठीक है। वो कौन से होते हैं? वो मानव संसाधन होते हैं, जैसे ज्ञान, बुद्धि, दृष्टिकोण, इसके लिए सब क्या होते हैं? व्यक्ति के अंदर ही विद्यमान होते हैं, ठीक है। और इसी में होता है गैर मानव संसाधन। गैर मानव संसाधन वो होते हैं जो कि बाह्य संसाधन होते हैं, यानी कि जो बाहर की वस्तुएं होती है ना, वो गैर मानव संसाधन के अंतर्गत आती है। जैसे कोई वस्तु हो गई, धन हो गया, उसको हम छू सकते हैं ना, पैसे को हम छू सकते हैं, तो वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा गैर मानव संसाधन में। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जीन पियाजे, सेकंड है कोलर, थर्ड है चॉम्स्की,
एंड फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से कौन संबंधित है? जीन पियाजे संबंधित है। कौन? जीन पियाजे संबंधित है। और यही अगर चॉम्स्की देखने को मिल रहे हैं ना, तो नॉम चॉम्स्की आपके लैंग्वेज से संबंधित होते हैं। किससे? लैंग्वेज से संबंधित होते हैं। जहां लैंग्वेज यानी कि भाषा आएगी वहां पे नॉम चॉम्स्की जरूर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 24 दिसंबर, सेकंड है 25 दिसंबर, थर्ड है 10 दिसंबर, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर यानी कि 25 दिसंबर को हमारा मनाया जाता है क्रिसमस डे। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधित परीक्षण का निर्माण किया। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड बिनेट, सेकंड है जेबी वॉटसन, थर्ड ऑप्शन है हमारा विलियम मैकडॉगल, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अल्फ्रेड बिनेट। तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले आईक्यू टेस्ट का निर्माण अल्फ्रेड बिनेट ने किया। किसने किया था? अल्फ्रेड बिनेट ने आईक्यू टेस्ट का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है पीएफए का पूरा नाम क्या है, यानी कि आपको पीएफए की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंशन एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ फूड, सेकंड है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, सेकंड थर्ड है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फूड एसिड, फोर्थ है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि प्रिवेंशन एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ फूड, यानी कि पीएफए की फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ फूड। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक्ट हमारा मिलावट से संबंधित है। किससे? खाद्य पदार्थों में मिलावट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इनमें से किसका संबंध प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट से है। आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट से किसका संबंध है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हेनरी फ्योल, सेकंड ऑप्शन है टेलर, थर्ड ऑप्शन है गिलबर्ट, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। ठीक है, तो जो हेनरी फ्योल थे ना, हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया। किसने दिया? हेनरी फ्योल ने किसको दिया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को दिया। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है और गिलबर्ट ने टाइम एंड मोशन की स्टडी की है। तो इस हिसाब से तीनों ही क्या है? तीनों ही मैनेजमेंट से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगते हैं। हेनरी फ्योल ने क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी और गिलबर्ट ने टाइम एंड मोशन की स्टडी को बताया था। ठीक है, क्लियर है आपको ये? और ये टेलर वाला जो है ना आंसर क्वेश्चन की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी? टेलर ने दी। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शैशवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास का मील का पत्थर निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं पृथक्करण चिंता, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक मुस्कान यानी कि सोशल स्माइल, थर्ड ऑप्शन है विचित्र चिंता, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि सामाजिक मुस्कान यानी कि सोशल स्माइल। तो यानी कि इन्फेंसी के दौरान भावनात्मक विकास में माइलस्टोन क्या होता है? सामाजिक मुस्कान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जब कॉटन यानी कि कपास को कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो ये क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिए हैं उसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फूल जाएगा, सेकंड ऑप्शन है घुल जाएगा,
थर्ड है लाल हो जाएगा, एंड फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फूल जाएगा। तो जब कॉटन को कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन में उबाला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? तब कॉटन फूल जाता है। और जो मर्सराइजेशन की प्रक्रिया जो होती है ना, वो भी कॉटन पे ही की जाती है। वो भी किससे की जाती है? वो भी कास्टिक सोडा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस यानी कि फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्सिको, सेकंड ऑप्शन है बीजिंग, थर्ड है नाइजीरिया, एंड फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीजिंग। ठीक है। और फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर, कब तक? 4 सितंबर से लेकर यानी कि 4 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और इस सम्मेलन में लगभग 17,000 लोग शामिल थे। कितने लोग शामिल थे? करीब 17,000 लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि रोपड़ से लेकर, किससे? रोपड़ से लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है उल्ब, सेकंड ऑप्शन है भ्रूण, थर्ड है युग्मनस, एंड फोर्थ है एक से अधिक, एंड फिफ्थ है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि भ्रूण, यानी कि एम्ब्रियो। क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है। तो रोपड़ से लेकर जो गर्भावस्था से यानी कि गर्भावस्था से लेकर 8वें सप्ताह तक का जो टाइम होता है ना, वो एम्ब्रियो कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है पेरेंटिंग का प्रकार जिससे सर्वाधिक आइडियल समझा जाता है वह है, यानी कि आपको ये बताना है जो आइडियल पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है ऑथोरिटेरियन, सेकंड ऑप्शन है ऑथोरिटेटिव, थर्ड है परमिसिव, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो मोस्टली स्टूडेंट किस में कंफ्यूज होते हैं? ऑथोरिटेरियन एंड ऑथोरिटेटिव, मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोग ये समझो, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑथोरिटेटिव। तो आप लोग ये ध्यान दे लो कि जो आइडियल पेरेंट्स है ना, जिसमें लास्ट में टिव आए, क्या आ जाए? टिव आ जाए। ऑथोरिटेटिव है ना, मैं इसे दोबारा कर देती हूँ। ऑथोरिटेटिव है ना, अगर लास्ट में क्या आ रहा है? टिव आ रहा है, तो ये आइडियल पेरेंट्स है। और ये रियन वाला कैसे होंगे? रियन वाला आइडियल पेरेंट्स के अंतर्गत नहीं आएगा। तो जिसमें लास्ट में टिव हो ना, टेटिव, क्या? टेटिव, ये आप ध्यान रखो की पॉइंट, कि जिसमें लास्ट में टेटिव हो तो वही क्या कहलाते हैं? वही आइडियल पेरेंट्स कहलाते हैं, यानी कि आधिकारिक। कौन से? आधिकारिक पेरेंट्स कहलाते हैं। ठीक है। आधिकारिक। ये पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने बच्चों को जहां जरूरत होती है वहां पे डांटते हैं, जहां जरूरत होती है वहां पे उनको किसी चीज के लिए परमिशन देते हैं, और जहां जरूरत होती है उनको प्यार करते हैं, जहां जरूरत होती है उन पर गुस्सा करते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं? अपने जरूरत के अकॉर्डिंग कार्य को करते हैं। और जो ऑथोरिटेरियन दिया हुआ है ना, इसमें क्या करते हैं? जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। ठीक है। कभी उनसे प्यार से बात नहीं करते, हमेशा क्या करते हैं? हमेशा उनको कंट्रोल में रखते हैं, और जैसा पेरेंट्स चाहते हैं वैसा अपने बच्चे से करवाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है। तो एक तानाशाही पेरेंट्स में आ जाएगा ऑथोरिटेटिव। तो हमारा कौन सा होता है? आइडियल पेरेंट्स कौन सा समझा जाता है? हमारा ऑथोरिटेटिव समझा जाता है। ठीक है। और इसी में आप परमिसिव देख लेते हैं। तो परमिसिव पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने मतलब बच्चों के लाड प्यार में इतने ज्यादा मतलब वो होते हैं कि उनको हर चीज की परमिशन दे देते हैं। बच्चों पर अपने कोई भी रोक टोक नहीं करते हैं, उनको हर चीज की परमिशन दे देते हैं। ठीक है। इससे बच्चों के बिगड़ने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य किसमें होता है? ठीक है। आपको विटामिन के का मुख्य कार्य बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है रक्त जमाव का, सेकंड ऑप्शन है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में, थर्ड है दृष्टि के रख रखाव में, एंड फोर्थ है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो विटामिन के का मुख्य कार्य है, तो विटामिन के क्या कार्य करता है? विटामिन के का कार्य रक्त जमाव में होता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दृष्टि के रख रखाव में हमारा विटामिन ए आ जाता है। कौन सा आ जाता है? हमारा विटामिन ए हमारा दृष्टि के रख रखाव में शामिल होता है। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है। ठीक है, यानी कि आपको ये बताना है ये फाइबर का अच्छा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वसा एवं तेल, सेकंड ऑप्शन है हमारा चीनी एवं गुड़, थर्ड ऑप्शन है फल एवं सब्जियां, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि रेशे का उत्तम स्रोत हमारा क्या होता है? फल एवं सब्जियां होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करता है। ठीक है, आपको ये बताने की 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है। ऑप्शन दिए हो इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 5 kcal, सेकंड ऑप्शन है 7 kcal, थर्ड ऑप्शन है 9 kcal, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 ग्राम वसा से हमें 9 kcal ऊर्जा मिलती है। कितनी कैलोरी मिलती है? 9 kcal कैलोरी मिलती है। इसी तरह हम देख लें कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 kcal कितनी 4 kcal कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें कितनी मिलती है? 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4 kcal एनर्जी मिलती है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट का पूछ लेता है, कई बार प्रोटीन का पूछ लेता है, और कई बार वसा का भी पूछ लेता है। तो आप लोग जो क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, उनको आप नोट डाउन जरूर करते हुए जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के लिए बीएमआर में कितने की बढ़त होती है। ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर हमें फीवर आता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की वृद्धि के लिए हमारा बीएमआर कितने % बढ़ जाएगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकंड ऑप्शन है 7%, थर्ड ऑप्शन है 5%, एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 7%। तो फीवर के दौरान हमारा शारीरिक तापमान बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ने पर हमारा 7% बीएमआर बढ़ जाता है। कितना परसेंट? 7% हमारा बीएमआर बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म दर्शी से देखने में ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की दिखती है। आपको ये बताना है कि अगर हम ऊन को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम ऊन की पहचान में किस तरह से करेंगे, यानी कि ऊन का जो रेशा होता है ना, वो कैसा दिखाई देता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है गोल सपाट दिखावट से, सेकंड ऑप्शन है चिकने पृष्ठ से, थर्ड ऑप्शन है स्केल से, फोर्थ है एक से अधिक, एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि स्केल से। तो जो ऊन होता है ना, वूल में स्केल्स पाए जाते हैं। स्केल यानी इसको सल्क भी बोलते हैं। क्या? स्केल या सल्क पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। और इसमें रफ सरफेस होता है। कैसा होता है? चिकने पृष्ठ नहीं होते हैं, बल्कि कैसा होता है हमारा? रफ सरफेस होता है। इसी तरह जो ऊन होता है हमारा गोल सपाट नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है? रॉड शेप होता है। कैसा होता है? रॉड शेप होता है। तो ऊन की यह पहचान होती है, ऊन रॉड शेप का होता है, उसकी रफ सरफेस होती है, और उसमें स्केल्स या सल्क पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि दालों के अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको ये बताना है कि जो हम दाल का अंकुरण करते हैं वो पोषण की दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह विटामिन डी को बढ़ाता है। सेकंड ऑप्शन है यह विटामिन के को बढ़ाता है। थर्ड ऑप्शन है यह विटामिन सी को बढ़ाता है। फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो दाल के अंकुरण है ना, पोषण की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये विटामिन सी को बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? विटामिन सी को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है? कितनी अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों में, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 20, सेकंड ऑप्शन है 12, 10 एंड थर्ड ऑप्शन है 25। ठीक है, और फोर्थ है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो अस्थाई दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होते हैं हमारे अस्थाई दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन है? आपको ये बताना है। यानी कि क्या बताना है आपको कि साइको एनालिटिक मेथड यानी कि मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रॉयड, सेकंड ऑप्शन है स्किनर, थर्ड है वुडवर्थ, फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉयड। ठीक है, तो साइको एनालिटिकल मेथड को किसने दिया था? फ्रॉयड ने दिया था। और फ्रॉयड ने ही इड, ईगो, किसकी? इड, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। किसने? इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में किसने बताया है? फ्रॉयड ने ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आईसीडीएस की स्थापना कब हुई? आपको ये बताना है कि आईसीडीएस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है 1975, सेकंड ऑप्शन है 1979, थर्ड ऑप्शन है 1990, फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि 1975। तो आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। और आईसीडीएस के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है लौह धब्बे यानी कि जो आयरन के जो स्टेन होते हैं ना, यानी कि लोहे के धब्बे को किससे दूर करते हैं? ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑक्जेलिक अम्ल के घोल से, सेकंड ऑप्शन है गरम इस्त्री से प्रेस करके, थर्ड ऑप्शन है साबुन के घोल से, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि लोहे के धब्बे को हम ऑक्जेलिक अम्ल के घोल से हटा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइबर्स से, किससे? फाइबर से नेचुरल सॉल्युबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। जो नेचुरल फाइबर से जो नेचुरल सॉल्युबिलिटी यानी कि प्राकृतिक घुलनशील इम्प्योरिटी को जो हटाया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डिसाइजिंग, सेकंड ऑप्शन है ब्लीचिंग, थर्ड ऑप्शन है स्काउरिंग एंड फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्काउरिंग। ठीक है, जो नेचुरल सॉल्युबल इम्प्योरिटी को हटाया जाता है ना, वो स्काउरिंग से हटाया जाता है। और स्काउरिंग होती है वूल पर। किस पर होती है? वूल पर होती है स्काउरिंग। और डिसाइजिंग करते हैं कॉटन पर। किस पे करते हैं डिसाइजिंग? कॉटन पर। और ब्लीचिंग भी कॉटन पर ही की जाती है। ठीक है, तो डिसाइजिंग और ब्लीचिंग की जाती है कॉटन पर और स्काउरिंग की जाती है वूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है। आपको ये बताना है कि जो 2011 में जनगणना हुई थी ना, उसके अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 819, सेकंड ऑप्शन है 919, थर्ड ऑप्शन है हमारा 1019, फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा 919।
तो जो शिशु लिंगानुपात था ना भारत का, वह 919 था। ये डायरेक्ट एक नंबर है, आपको ये ऐसे ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। चिकनाई को हम ग्रीस भी बोलते हैं, तो चिकनाई यानी कि ग्रीस की स्टेन को हटाने के लिए हम क्या प्रयोग में लाएंगे, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है मुल्तानी मिट्टी, सेकंड ऑप्शन है हमारा बेंजीन, थर्ड ऑप्शन है ग्लिसरीन एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो जो चिकनाई के धब्बे होते हैं ना, उसको हम दो प्रकार से हटा सकते हैं। कैसे? एक तो हम ग्रीस सॉल्वेंट से हटाते हैं। किससे? एक तो हम ग्रीस सॉल्वेंट से हटाते हैं और एक हम हटाते हैं ग्रीस एब्जॉर्बेंट से। किससे? ग्रीस एब्जॉर्बेंट से, यानी कि जो एब्जॉर्ब कर लेता है धब्बे को। तो जो मुल्तानी मिट्टी हो जाएंगी ना, मुल्तानी मिट्टी हो जाएगी हमारी क्या? ग्रीस एब्जॉर्बेंट, यानी कि मुल्तानी मिट्टी को अगर हम दाग पे लगा देंगे तो क्या कर लेगी? वो धब्बे को, यानी कि जो चिकनाई होगी ना, उसको अवशोषित कर लेगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा ऑब्जर्वेंट में। और जो बेंजीन और जो ग्लिसरीन है ना, ये आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट में। किसमें आ जाएगा? ग्रीस सॉल्वेंट में। तो ये तीनों ही आ गए हमारे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 82 से 14%, सेकंड ऑप्शन है 74 से 04%, थर्ड ऑप्शन है हमारा 65 से 46% एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की महिला साक्षरता दर जो है वो है हमारी 65 से 46%। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विश्व मानव विकास रिपोर्ट, क्या? विश्व मानव विकास रिपोर्ट जो है 2021 और 22 के अनुसार भारत की HDI रैंक क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 136, सेकंड ऑप्शन है 135, थर्ड ऑप्शन है 132 एंड फोर्थ है एक से अधिक एंड लास्ट है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा 132, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो जो विश्व मानव विकास रिपोर्ट है ना 2021-22 के अनुसार, तो भारत की HDI रैंक 132 यानी कि 132 रैंक है। और जो ये विश्व मानव विकास रिपोर्ट निकाली जाती है ना, ये राष्ट्र में मानव की हेल्थ को, एजुकेशन को, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस पर निकाली जाती है। कितने? तीन बेस पर निकाली जाती है। किस बेस पर? एक तो ये हेल्थ के बेस पर निकाली जाती है। किसके? हेल्थ के बेस पर। सेकेंड ये निकाली जाती है एजुकेशन के बेस पर। और थर्ड ये निकाली जाती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेस पर निकाली जाती है। ठीक है, तो इन तीनों बेस पर ही हमारी मानव विकास रिपोर्ट की, यानी कि HDI रैंक निकाली जाती है। तो इसमें हमारे इंडिया का स्थान आया था, 132वां स्थान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि FSSAI, आपको ये बताना है FSSAI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है हमारा चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। तो जो FSSAI का मुख्यालय है ना, वो कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है आप लोगों से कि वर्णक रक्त सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग है, आपको ये बताना है कि वर्णक रक्त सिद्धांत के अनुसार हमारे प्राइमरी कलर कौन से हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है लाल, बैगनी यानी कि पर्पल तथा नीला, सेकंड ऑप्शन है हमारा पीला, नीला तथा हरा, थर्ड ऑप्शन है लाल, पीला, नीला, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो प्राइमरी कलर होते हैं ना हमारे, लाल, पीले, नीले होते हैं। कौन सा होता है? लाल, पीला, नीला हमारा क्या कहलाता है? प्राथमिक कलर कहलाता है, यानी कि प्राइमरी कलर। तो और जो हमारे सेकेंडरी कलर होते हैं ना,
तो प्राइमरी कलर को मिलाकर ही हम अपने सेकेंडरी कलर को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं। यानी कि आपको ये बताना है जो पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे उसके लिए जो हम खाका बनाएंगे ना उसको क्या करें। ये जो खाका वर्ड दिया है ना इसमें की पॉइंट छुपा हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा योजना बनाना, सेकेंड ऑप्शन है संगठित करना, थर्ड ऑप्शन है नियंत्रित करना एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना। तो की पॉइंट हमारा इसमें दिया होता है खाका बनाना, यानी कि हम जो खाका बनाते हैं ना वो किसमें प्लानिंग के अंतर्गत हमारा आता है। अब आप लोग को देख लीजिए कि जो बीपीएससी वाला प्रीवियस पेपर है ना 2023 में जो हुआ था एग्जाम आपका अगस्त में, कितने उसमें हल्के लेवल के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अगर आप लोग जरा सा मेहनत कर लेंगे तो आपका एग्जाम में जरूर क्वालिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है जीरोफैथलेमिया किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन बी, सेकेंड ऑप्शन है विटामिन ए, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी एंड फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जीरोफैथलेमिया जो रोग होता है ना वो हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। किससे, विटामिन ए की कमी से। और ये जो रोग है ना ये हमारा आंखों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है, ये हमारा आंखों से संबंधित रोग है। और आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं ना वो विटामिन ए की कमी से ही होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन में पूछा हुआ है इड, ईगो और सुपर ईगो किसका हिस्सा है। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है मोटर विकास की, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक विकास का, थर्ड ऑप्शन है हमारा व्यक्तित्व का, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व के, यानी कि इड, ईगो और सुपर ईगो जो होता है ना हमारा वो हमारा व्यक्तित्व का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कि प्रोटीन में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है ना वो कितना होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 16%, सेकेंड ऑप्शन है 18%, थर्ड ऑप्शन है 12%, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो प्रोटीन में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है ना वो होता है 16% यानी कि 16%। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा, यानी कि आपको मनुष्य द्वारा निर्मित फर्स्ट रेशा बताना है कि ये कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है टेरिलॉन, सेकेंड ऑप्शन है पॉलिएस्टर, थर्ड ऑप्शन है नायलॉन, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नायलॉन। तो नायलॉन हमारा प्रथम निर्मित रेशा है मानव के द्वारा। ठीक है, कौन सा रेशा है, नायलॉन। और ये जो टेरिलिन दे रखा है ना, टेरिलिन पॉलिएस्टर का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक ही है, आप लोग ये भी समझ सकते हैं, ये दोनों एक ही है। तो टेरिलिन का दूसरा नाम क्या है, पॉलिएस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में पूछा हुआ है तनाव यानी कि स्ट्रेन एक चोट है। आपको ये बताना है तनाव एक चोट कहाँ की है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है हड्डी का, सेकंड ऑप्शन है लिगामेंट का, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशी का, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो तनाव यानी कि स्ट्रेन एक चोट होती है ना, ये चोट होती है मांसपेशी की। कहाँ की चोट होती है, ये मांसपेशी यानी कि मसल्स की चोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है उन परिवर्तनों का अध्ययन जो सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं। कैसे, जो सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं या व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन
फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है ना, वो परिवर्तन का अध्ययन और सार्वभौमिक प्रतीक भी होते हैं और व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना भी होता है और पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन भी होता है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप लोग क्लास कैसी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आप लोग क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है, यानी कि डायबिटीज से कौन सी ग्रंथि संबंधित है, आपको ये बताना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सेकंड ऑप्शन है अग्नाशय, थर्ड ऑप्शन है हमारा थाइमस, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो जो मधुमेह ग्रंथि यानी कि जो डायबिटीज की ग्रंथि होती है ना, वो संबंधित होती है हमारी अग्नाशय से। ठीक है, यानी कि पैनक्रियाज से। किससे? वो संबंधित होती है हमारी पैनक्रियाज से। और जो पैनक्रियाज होता है ना, तो पैनक्रियाज की एल्फा सेल से, कौन सी? पैनक्रियाज की एल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है। कौन सा? ग्लूकागॉन हार्मोन एल्फा सेल से निकलता है और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए आप लोग, जो डायबिटीज की ग्रंथि होती है ना, वो अग्नाशय से संबंधित होती है, यानी कि पैनक्रियाज की, और पैनक्रियाज की एल्फा सेल से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है और पैनक्रियाज की बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जो एल्फा सेल होती है ना, ये शुगर लेवल को डाउन करती है और जो बीटा सेल होती है यानी कि इंसुलिन निकलता है जिससे, ये क्या करता है? ये शुगर को मतलब बढ़ा देता है। तो एल्फा सेल क्या करती है? शुगर को कम करती है और बीटा सेल शुगर को बढ़ाती है। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ आप लोगों से कि निम्नलिखित कौन सा विकलांगता का कारण है। आप लोग को ये बताना है कि विकलांगता का कौन सा कारण है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है। आप लोग को ये बताना है कि विकलांगता का कारण कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम, सेकंड ऑप्शन है दुर्घटना, थर्ड ऑप्शन है कुपोषण, फोर्थ ऑप्शन है एक से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है हमारा कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो विकलांगता का कारण होता है ना, विकलांगता का कारण वंशानुक्रम भी होता है, दुर्घटना भी होता है और कुपोषण भी होता है। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन? तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आगे का जो इसका पार्ट 2 है ना, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए? ये आपके सारे पीवाईक्यू थे जो कि आपके अगस्त 2023 में हुए थे। ठीक है, बिहार पीजीटी के। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।